सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 के आरोह पुस्तक के तीसरे अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय, आज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों लेखक परिचय। सत्यजीत राय, जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। मृत्यु सन 1992। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई पर प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त आशंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो बच्चों, ये जो सत्यजीत राय हैं ये बांग्ला के निर्देशक हैं, बांग्ला भाषा में बांग्ला फिल्मों के, लेकिन ये भी बांग्ला का ही है। और इसका जो भाषांतर यानी कि इसका जो रूपांतर किया है दूसरी भाषा में, हिंदी भाषा में जो इसको किया है वो किया है विलास गीते ने। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार का मतलब विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए।
सच छिपा नहीं सके बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पालसीट नामक गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। नवागत होने का मतलब होता है बच्चों, क्योंकि हम सभी क्या थे, यहाँ पर नए नए आए थे। और बोराए यानी बोराए का मतलब भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ किस चीज़ को जानते नहीं थे, क्योंकि नए थे शहर में, तो हम किसी भी चीज़ को जानते नहीं थे। तो इसलिए हमें पूछ पूछ कर लोगों से कोई ना कोई काम करना पड़ रहा था। थोड़े बोराए का मतलब बावले से हो रहे थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी मतलब आधा सीन तो काश फूल थे और आधे सीन में अगर काश फूल नहीं होते तो वो सीन उसमें लगातार उसमें क्रमबद्धता नहीं बनती, एक जैसा नहीं बनता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती थी, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थीं, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक हमें बता रहा है कि हम जो ये फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म है, तो उसके लिए एक निर्देशक को, फिल्मकार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी चीज को वो हमें बता रहे हैं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटी तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं,
वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली, दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। बुलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान भी सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था ही। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम के छोर के जैसा ही सफेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से ही ऐसी समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। स्थगित हो गई यानी टल गई। फिर कुछ ना कुछ अभाव आ गया उनके पास पैसों का, या कुछ भी जो भी है बच्चों। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरे पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांस बंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूले कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा बुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह हुआ कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में
निभृत आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे की आंख लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी। भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट में ये सब बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कभी भी भाई बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उससे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां वह रह रहा था। वास्तु सर्प का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा सांप जो घर में रहता हो, यानी उसे वो किसी को खाता नहीं था, लेकिन वो एक ईश्वरीय देन के रूप में वहां पर था, इसलिए वहां के लोगों ने उनको मारने के लिए नहीं दिया। तो बच्चों इस अध्याय में लेखक हमें
हम फिल्म को देखते हैं और उस फिल्म से हम आनंद लेते हैं, लेकिन लेखक हमें ये बताता है कि एक फिल्म को बनाने में किसी भी निर्देशक को, कलाकारों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।